नमस्कार। जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं और इसमें हम लोग अभी इतिहास के प्रश्नों को देख रहे हैं। बस 2 से 3 वीडियो बाद हम लोग भूगोल की तरफ चलेंगे, लेकिन ये बात ये याद रखिएगा, ये जो आपको प्रश्न मिल रहे हैं इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इसको इग्नोर करने का मतलब है आप परीक्षा से धीरे धीरे बाहर हो सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक्सप्लेनेशन सहित हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले प्रश्न की। किस पश्चिमी विचारक ने बताया कि हिंदू ग्रंथों में ईसाई ग्रंथों में उद्घाटित सत्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ सत्य का उद्घाटन किया गया है? ये थे जॉन हालवेल। ऑप्शन डी इसमें सही है। देखिए, जॉन हालवेल ये यूरोपीय इतिहास का लेखक था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ये जुड़े थे। इन्होंने ऐसा यहाँ पर बात कही है। किसने? जॉन हालवेल ने। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में इनमें से किस जानवर का चित्रांकन नहीं है? देखिए, मोहनजोदड़ो से जो पशुपति शिव की मोहर प्राप्त हुई थी वो बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मोहर में एक त्रिमुखी पुरुष को चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिनी ओर एक हाथी है, एक बाघ है, बाएं ओर एक गैंडा है, एक भैंसा खड़ा हुआ है, चौकी के नीचे 2 हिरन खड़े हुए हैं। मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा है और इस मुहर में घोड़े का कहीं भी चित्रांकन नहीं है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, अश्व यानी घोड़ा। अगला है ऋग्वेद में इनमें से अफगानिस्तान की किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुल 4 नदियों का उल्लेख है, जिसमें अस्किनी का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। 4 नदियों में कुभा, क्रुमी, गोमती और इसके अलावा सुवास्तु एक नदी है, उसका उल्लेख किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है संगम युग के किस वंश का राज्य चिन्ह धनुष था? संगम युग में एक वंश था जिसका नाम था चेर राजवंश। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। इसी का राज्य चिन्ह धनुष था। इसकी राजधानी क्या थी? वंजी। पहली राजधानी और दूसरी राजधानी तोंडी थी। ये राजवंश केरल में स्थित था। ओके, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यक्ष यक्षिणी की पूजा जैन, बौद्ध और ब्राह्मण तीनों धर्म करते थे। दूसरा है यक्षों के राजा को बेशवन कहा जाता था। इसमें देखें तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। यक्ष यक्षिणी की पूजा जैन, बौद्ध और ब्राह्मण तीनों धर्म के लोग करते थे, ये बिल्कुल सही है, और यक्षों के राजा को बेशवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर भारत में 19 माह रहा लेकिन व्यास नदी के आगे न बढ़ पाया। सिकंदर के भारत आक्रमण में तक्षशिला का शासक आम्भी और हिंदुकुश के शासक शशिगुप्त ने सिकंदर की सहायता की। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही कथन है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही है। ओके, सिकंदर 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे को पार करके भारत पर इसने आक्रमण किया। भारत में लगभग 19 महीने रहा था, लेकिन ब्यास की नदी के आगे नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि उसके सैनिकों ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ओके, ये याद रखिएगा। अगला है मालवा उज्जैन के शकों का वह अंतिम राजा जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मार डाला था, क्या नाम था? रुद्र सिंह तृतीय। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। देखिए, रुद्र सिंह तृतीय मालवा के शक का अंतिम शासक था। इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर पहली बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए थे, जो कि चांदी के थे। ओके, अगला प्रश्न है सल्तनत काल में रेशमी कपड़ा बुनने का कारखाना सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था? ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल में रेशमी कपड़ा बुनने का कारखाना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन सबसे अधिक शाही कारखाना किसने खोला था? फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस सूफी संत ने सिकंदर लोदी और बाबर को पत्र लिखकर भारत में शरिया कानून लागू करने की मांग की थी? ये थे अब्दुल कद्दुस गंगोही, जो कि चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत थे। ओके, इन्होंने सिकंदर लोदी और बाबर को पत्र लिखकर भारत में शरिया कानून को लागू करने की कामना की थी। ओके, अगला प्रश्न है जपजी शब्द का संबंध किस धर्म से है? देखिए, जपजी शब्द का जो संबंध है ये सिख धर्म से है। गुरु नानक ने अपने उपदेश छोटी छोटी कविताओं के रूप में दिए थे, जिसको सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनके द्वारा आदि ग्रंथ में जपजी नाम से संकलित किया गया था, उसी को जपजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिख धर्म से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, कौन सा लेखक या यात्री विजयनगर साम्राज्य से संबंधित तालीकोटा के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था? ये थे सेवेल। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। देखिए 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य एक तरफ था, दूसरी तरफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना थी। इनके बीच में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई थी। सेवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में इस तालीकोटा के युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है। अच्छा, इस तालीकोटा युद्ध के तत्काल बाद 1567 में एक बहुत ही प्रसिद्ध यात्री था जिसका नाम था सीजर फ्रेडरिक। उसने विजयनगर की यात्रा की थी, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और उसके बाद एडवर्ड बारबोसा और डोमिंगो पायस भी कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर की यात्रा किए थे, ये भी याद रखिएगा। अगला है, मध्यकाल में विभिन्न सम्राटों के समय आए हुए विदेशी यात्रियों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। इसमें देखिए, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है ये गलत है, क्योंकि विलियम फिंच ये अकबर के काल में नहीं आया था। ठीक है, ये जहांगीर के समय में आया, जहांगीर के समय में आया था। और ये यूरोप का एकमात्र यात्री है जिसने अपने यात्रा विवरण जॉर्ज जनरल में अनारकली और जहांगीर के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। ओके, तो ये ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। राजा राम ने अकबर की अस्थियों को मकबरे से निकालकर जला दिया था। दूसरा, बदन सिंह को भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तीसरा, जूड़ामन को जाटों का अफलातून कहा जाता है। इसमें आपको बताना है सही कौन सा है। तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है। और ये तीसरा नहीं सही है, क्योंकि चूड़ामन को नहीं बल्कि सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता था। ठीक है। और शेष दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के दिल्ली बुलाने पर अवध के किस नवाब ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? ये थे सादत खान। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। सादत खान कौन था? ये अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। इसका नाम बुरहानुल मुल्क भी था। ठीक है। इसने अपनी स्वतंत्र राज्य की राजधानी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले को बनाया था। कालांतर में जब सादत खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, तब नादिर शाह ने उससे 20 करोड़ रुपए मांगा था, जिसको वो दे नहीं पाया था, और उसने 1739 में विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। ओके। अगला प्रश्न है, जहांदार के शासनकाल में शासन सत्ता का वास्तविक उपभोग निम्न में से किसने किया था? इसमें पूरी बागडोर जहांदार शाह के शासनकाल में उसके वजीर जुल्फिकार खां के पास रही थी। ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जैसे संस्थान किस मूल संस्था द्वारा स्थापित किए गए थे? ये था प्रार्थना समाज। ठीक है। 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, लेकिन महादेव गोविंद रानाडे के कारण प्रार्थना समाज को ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, ज़्यादा ख्याति मिली। रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, और इसी प्रार्थना समाज ने दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जैसे संस्थानों का गठन किया था। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 विद्रोह दिए गए हैं, इसमें कालक्रम बताइए। देखिए, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जो जैसे लिखा गया है वैसे ही हुआ भी था। इनका देख लीजिए सन। कोल विद्रोह 1831-32 में 31 से 48 तक हुआ था, 1831 से 1848 तक। संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक हुआ था। रंपा विद्रोह 1879 से 1924 के बीच में हुआ था, और मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 के बीच में हुआ था। तो ये 1, 2, 3, 4 इनका क्रम है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री समितियों में से सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे यस वारदाचार्यार। ठीक है। कौन थे? यस वारदाचार्यार। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, देश में स्थापित प्रथम क्रांतिकारी संगठन का क्या नाम था? ये था व्यायाम मंडल। 1896-97 में पूना में दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि चापेकर बंधुओं द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसे भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन माना जाता है। ओके। तो आज के टेस्ट में इतना ही। कैसा लगा आपको? हमारे साथ बने रहिए जब तक कि ये पेपर समाप्त नहीं हो जाता है। ओके। नमस्कार।